हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आज 22 जून की करंट अफेयर्स जो हैं वो आप सभी के लिए लेके आया हूँ। तो जैसा कि मैं आप सभी को हर दिन सुबह करंट अफेयर्स की क्लासेस लेता हूँ आप सभी की, तो जरूर एक बात का ध्यान रखिएगा कि कैसी लगती है आपको ये क्लास। कमेंट करके पहले तो जरूर बताएं, ठीक है। उसके बाद आज 22 जून की हम करंट अफेयर्स आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ज्यादा कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो मैं हर दिन आपको बताता हूं कि इनके पीडीएफ के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद सबका लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करा रखा है, ठीक है। वहां से इनको ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर मैं डेली पीडीएफ भेजता हूं। ये छोटी सी जानकारी थी, जिसके बाद शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। तो आज की करंट अफेयर्स में सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आता है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, एक इंडेक्स जारी किया गया 2020 के लिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे 2021 चल रही है, तो कई बार जो इंडेक्स होता है, जो सूचकांक होता है, पुरस्कार भी ऐसे ही होते हैं कि कई बार 2021 में 2020 के पुरस्कार दिए जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि 2021 में 2021 का ही पुरस्कार दिया जाता है। तो ये इंडेक्स है, ऐसा बिल्कुल सोचना नहीं है कि 2000 पिछले वर्ष का करंट अफेयर पढ़ा दिए। ये इसी वर्ष की है, 2021 में ही पिछले वर्ष का इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, ये जारी किया गया। अब आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि इसमें पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, कौन सा राज्य ऐसा है, कौन सा स्टेट ऐसा है भारत देश का जो कि इसमें पहले स्थान पर रहा है। तो फर्स्ट पोजीशन पे जो रहा है वो है बेंगलुरु, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा बेंगलुरु। तो यहां से इतनी बात समझ में आई। चलिए बात करते हैं आगे, इस प्रश्न की तरफ आगे चलते हैं। देखिएगा, अगर मैं बात करूं इस प्रश्न के बारे में, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि बेंगलुरु पहले स्थान पर है, ठीक है। अब जो मैंने आपके सामने दूसरे तीसरे चौथे ऑप्शन में लिखे थे ना, वो सारे भी इसमें लिखे हुए हैं। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, पहले थोड़ी जानकारियां पढ़ेंगे कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट किसके द्वारा जारी किया गया। तो ये इंडेक्स जो है ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा जारी किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि इसके द्वारा क्या होगा कि सबसे ज्यादा जो रहने योग्य शहर है, कि जिनमें सबसे ज्यादा जो शहर भारत देश के सबसे ज्यादा लिविंग के लिए, रहने के लिए उपयुक्त है, उन देशों की लिस्ट जारी करी गई है। अब इसमें क्या बात करेंगे कि ये जो लिस्ट है, ये जो सूचकांक है, ये पर्यावरण राज्य 2021 जो रिपोर्ट हुई थी, उस रिपोर्ट के अंतर्गत ही इस सूचकांक को, इंडेक्स को जारी किया गया है। उसके बाद में एक बात और भी समझनी पड़ेंगे आपने कि देखिएगा, पहले स्थान पर कौन सा कहा, मैंने कहा कि बेंगलुरु। दूसरे स्थान पर कौन सा शहर रहा, चेन्नई। तीसरे स्थान पर शिमला। चौथे पांचवें पे कौन सा रहा, तो चौथे नंबर पर भुवनेश्वर, और पांचवें नंबर की अगर मैं बात करूं तो मुंबई। तो ये टॉप फाइव जो आपके शहर है उनकी लिस्ट जारी करी गई। इसमें एक बात और समझ लीजिएगा कि इसमें जो मापदंड किया गया है, जो मूल्यांकन किया गया है, वो किस किस आधार पर किया गया है। तो चार चीजें मुख्य है, जीवन की गुणवत्ता, दूसरी बात है आर्थिक क्षमता, तीसरा है स्थिरता, और चौथी जो बात है वो है नागरिकों की धारणा, कि नागरिक भी रहना चाहते हैं कि नहीं, नागरिकों की उस राज्य के प्रति क्या धारणा है। तो ये सारी बातें इसके अंतर्गत बताई गई है, ठीक है। अब चलिएगा, ये इंडेक्स पहली बार कब जारी किया गया था, 2018 में पहली बार ये जारी किया गया था। और इस सूचकांक का दूसरा संस्करण जो है, दूसरा संस्करण 2020 का अब जारी किया गया, ठीक है। अभी तक आपसे दो प्रश्न इंपॉर्टेंट आते हैं कि कब जारी किया गया था, सबसे पहले सूचकांक कब जारी किया गया, कब इंडेक्स जारी किया गया था, 2018 में जारी किया गया था। अब कौन सा है, तो अब इसका दूसरा संस्करण है। समझ में आई होगी इतनी बातें अगर आपको समझ में आई तो चलिएगा प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिएगा, बहुत ही आसान, खेल से संबंधित भी आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। खेल से संबंधित भी आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, जिसमें लिखा गया है कि फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जो फॉर्मूला 1 रेस होती है, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस जो 2021 की हुई है, अब इसमें पहले स्थान पर कौन रहे हैं। तो देखिएगा, चार ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से पहले नंबर पर जो है वो है मैक्स वर्स्टेपन। मैक्स वर्स्टेपन पहले स्थान पर। दूसरे नंबर पर कौन रहे, लुइस हैमिल्टन। तीसरे स्थान पर कौन रहे, सर्जियो पेरेज। यहां से इतनी बातें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर समझ में आई, लेकिन पूरी जानकारी नहीं है। यहां से मैं आपको दो चीजें और बताता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला 1 रेस जीती हैं
विश्व में अभी तक सबसे ज्यादा फॉर्मूला 1 रेसेस किसने जीती हैं? तो वो जीती है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन के बाद दूसरे नंबर पर कौन आते हैं? तो दूसरे नंबर पर आते हैं माइकल शूमाकर। माइकल शूमाकर की 91 जीत थी, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि 2 महीने पहले की अगर आपको वीडियो करंट अफेयर देखी हो आपने, तो उस समय मैंने बताया था कि लुइस हैमिल्टन ने 91 का रिकॉर्ड तोड़ के 92 जीत ली है, लेकिन उसके बाद लुइस हैमिल्टन और भी रेसेस जीत चुके हैं। तो ये मैंने ऑप्शन से भी जानकारी दी। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न के बारे में। तो अगर मैक्स वर्स्टेपन की बात करें तो वे कौन से देश के हैं? नीदरलैंड के। लेकिन आपसे इन F1 फॉर्मूला 1 रेसेस के जो खिलाड़ी हैं उनकी देश के बारे में नहीं पूछा जाता, बल्कि उनकी कंपनी के बारे में पूछा जाता है कि वो कौन सी कंपनी से जुड़े हैं। तो वे रेड बुल कंपनी से जुड़े हैं। दूसरी बात कि इस सीजन में 7 रेस में से जो पिछली 7 रेस जो हुई है उनमें से 6ठा पोडियम स्थान है, उनका 6ठा पोडियम स्थान है। मतलब कि जो मैक्स वर्स्टेपन है ये पिछली 7 रेस में, इस सीजन की 2021 की 7 रेस में एक रेस को अगर छोड़ दे बाकी 6 रेस में इनको कौन सा स्थान मिला है? पोडियम स्थान मिला है। पोडियम फिनिश का मतलब क्या है? पोडियम फिनिश का मतलब क्या है? देखिएगा, जब भी आपने फॉर्मूला 1 रेसेस देखी होंगी तो पोडियम का मतलब होता है कि टॉप 3 खिलाड़ी ऐसे आपके सामने आता है। ये पहला खिलाड़ी, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। तो ये जो स्थान आपका होता है जहां पर पहला खिलाड़ी, दूसरा खिलाड़ी और तीसरा खिलाड़ी खड़ा होता है, इसी स्टैंड को बोलते हैं पोडियम फिनिश। ठीक है, समझ में? अब इस जीत के बाद में अगर मैं मैक्स वर्स्टेपन की बात करूं तो उनके कुल अंक 131 हो गए हैं, और 131 अगर हो गए हैं तो विश्व में जिसने सबसे ज्यादा रेसेस जीती हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? लुइस हैमिल्टन की बात कर रहा हूं। उनके अंक होते हैं 119। मतलब कि मैक्स वर्स्टेपन जो हैं वे लुइस हैमिल्टन से भी अंक के मामले में इस वर्ष में ऊपर चले गए हैं। दूसरी बात समझिएगा, दूसरे स्थान पर लुइस हैमिल्टन ग्रेट ब्रिटेन के हैं, लेकिन कंपनी से कौन सी जुड़े हुए? मर्सिडीज के से जुड़े हुए। तीसरे स्थान पर रहे सर्जियो पेरेज, मैक्सिको के हैं, लेकिन वे भी कौन सी कंपनी से जुड़े हुए हैं? रेड बुल कंपनी से जुड़े हैं। तो ये सारी बातें थी जो आपके सामने मैं यहां से लेके आया हूं। चलिएगा, बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है। अगला प्रश्न क्या है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में मिला है? ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा देश है जिसमें अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आकार के आधार पर नहीं बताया गया है। ये जो बड़ा छोटा होता है ये कैरेट के आधार पर बताया जाता है। समझ में आई ना? कभी आप समझो कि आकार के आधार पर, आकार की बात नहीं हो रही यहाँ पर। हीरा, सोना, चांदी, जितने भी मेटल्स आपकी धातुएं होती है उनको कैरेट के आधार पर बताया जाता है। तो यहां से आप लोगों के सामने ये है कि भाई कौन सा देश ऐसा है जहां पर अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो सबसे बड़ा हीरा जो तीसरे नंबर का मिला है वो मिला है बोत्सवाना। यानी कि जो तीसरा ऑप्शन है आपका, इस तीसरा प्रश्न जो है इसका ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अब मैं आपसे बताता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है इस प्रश्न में छुपी हुई है। चलिएगा, बात करते हैं। इस प्रश्न की जानकारियों में देखिएगा, सबसे पहले लिखा है रूस। अब मैं आपसे बात करता हूं भैया, दुनिया में सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे पहला कौन सा नंबर आता है? रूस का। दूसरे नंबर पर आता है बोत्सवाना, तीसरे नंबर पर कौन आता है? कांगो। समझ में आई बात? दुनिया के सबसे ज्यादा हीरा उत्पादक देशों में रूस, बोत्सवाना और कांगो का नंबर आता है। मैं बात करता हूं आपसे चीन के बारे में। तो चीन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है, सोना उत्पादक देश है। और मैक्सिको की बात करें तो कौन सा? चांदी उत्पादक देश है, विश्व का सबसे बड़ा। ये 3 प्रश्न आपके बड़े इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। चलिएगा, बात करते हैं आगे प्रश्न की बात की कि भाई दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहां मिला है? बोत्सवाना में मिला। इतनी तो बात समझ में आई। इतनी बात समझ में आई तो देखिए, कंपनी की अगर मैं बात बताऊं आपको तो इस कंपनी को देवस्वाना डायमंड कंपनी, और उनके सामने ये कंपनी तो बोत्सवाना की है, और इसके साथ में दक्षिण अफ्रीका की कंपनी और भी जुड़ी है कि कंपनी डी बियर्स और देवस्वाना डायमंड कंपनी, दोनों ने मिलकर के ये जो हीरा ढूंढा है 1098 कैरेट का है। ये हीरा जो है 1098 कैरेट का हीरा ढूंढ लिया है, जो कि विश्व में कौन से नंबर का आता है? तीसरे नंबर का। अब एक बात समझिएगा, अगर ये तीसरे नंबर का हीरा है तो पहले और दूसरे नंबर के हीरे भी तो आते होंगे ना। तो पहले नंबर का जो हीरा है, सबसे बड़ा हीरा जो है वो 1905 में पाया गया था। कब पाया गया था? 1905 में पाया गया था। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था। और इसके अगर कैरेट की बात करें तो देखिएगा
3106 कैरेट का था और इसका नाम है कालीनन पत्थर। कालीनन पत्थर जो है वो इसका नाम है। उसके बाद देखिएगा दूसरे स्थान की अगर मैं बात करूं कब मिला, 2015 में मिला था। कहां मिला था? बोत्सवाना में। देखो दूसरे नंबर का भी बोत्सवाना में मिला, तीसरे नंबर का भी बोत्सवाना में मिला, जो कितने कैरेट का था? 1109 कैरेट का, और अब मिला है 1098 कैरेट का। तो यहां से समझ में आई होगी। और दूसरे नंबर वाले का नाम है लेडेसी ला रोना। लेडेसी ला रोना जो है वो दूसरे नंबर के बड़े हीरे का नाम आता है। तो ये सारी बातें समझ में आई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। इसके बाद में बात करते हैं बोत्सवाना, क्योंकि पाया तो बोत्सवाना में, दूसरे नंबर का जो हीरा है 1109 कैरेट का वो भी बोत्सवाना का, तीसरे नंबर का हीरा जो रहा 1098 कैरेट का वो भी बोत्सवाना में। तो अगर दोनों बोत्सवाना में पाए गए हैं तो बोत्सवाना के बारे में भी तो पढ़ेंगे भाई। इसको पहला प्रश्न ये कि ये जो यूनाइटेड किंगडम है इससे इसे स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 30 सितंबर 1960 में। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब विश्व में औद्योगिक क्रांति आई थी तो सबसे ज्यादा फला फूला देश कौन सा था? सबसे ज्यादा फला फूला देश ब्रिटेन था, यूनाइटेड किंगडम था। समझ लीजिएगा आधे से ज्यादा विश्व पर इसका अधिकार था। समझ में ना? भारत पर भी इन्होंने लगभग 300 सालों तक राज किया है। दूसरी बात ये कि अगर स्वतंत्रता से पूर्व यानी कि 1960 से पहले मैं बोत्सवाना के नाम की बात करूं तो 1960 से पहले जो इसका नाम था वो था बेचुआनालैंड। बेचुआनालैंड जो था वो इसका नाम था। समझ में आई बात? इसके बाद में राजधानी कहां है? गवारोनी। इस देश में लगभग 70% हिस्सा जो है वो कालाहारी मरुस्थल से घिरा हुआ है। समझ लीजिएगा जैसे जैसे भारत का मरुस्थल कौन सा? भारत का मरुस्थल थार जो कि हमारा राजस्थान में पड़ता है, ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि कालाहारी मरुस्थल कहां पर है? कालाहारी मरुस्थल जो है वो आपका होता है बोत्सवाना में। मरुस्थल से एक बात और समझ में आई। सबसे मैं आपसे बात करता हूं एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहां पे है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं कि राष्ट्रपति कौन है बोत्सवाना के? तो इयान खामा जो है वे अब बोत्सवाना के वर्तमान में कौन है? प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति। तो समझ में आई बातें। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा इस प्रश्न के बाद हमारा आता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021, यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 जो है इससे किसे सम्मानित किया गया? तो देखिएगा किसे, कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन व्यक्ति है? यहां पर आप क्या आते हैं? सुमित्रा मित्रा। सुमित्रा मित्रा जो है उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। समझ में आई बात? लेकिन एक बात समझिएगा कि ये जो आपके सामने जो भी आज 4 ऑप्शन लिखे हैं ये चारों के चारों ही किसी ना किसी पुरस्कार के विजेता हैं। अब मैं बात करता हूं कि ये चारों कौन से पुरस्कार के विजेता हैं। तो देखिएगा सबसे पहले मैंने कहा कि शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेशी, उनको 2020 का कौन सा पुरस्कार दिया गया? गांधी शांति पुरस्कार। पहली बात। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार 2021। हालांकि इसके अलावा भी उन्हें पुरस्कार दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल 2021 के पुरस्कार की बात हो रही तो एक पुरस्कार तो उनका हमने बताना ही था। साथ में प्रोफेसर शरद पगारे को 30वां व्यास सम्मान 2020 के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये सारी बातें समझ में आई। उसके बाद मैं आपके सामने लेके आता हूं उत्तर की व्याख्या। क्या है कि भारतीय अमेरिकी मूल की है रसायनज्ञ यानी कि रसायन से संबंध रखती है सुमित्रा मित्रा, जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें किस लिए? कि गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देश श्रेणी में सम्मानित किया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी श्रेणी के तहत, कौन सी श्रेणी के अंतर्गत उन्हें पुरस्कृत किया गया है, तो आपके सामने आ गई है। उसके बाद एक प्रश्न और कि मजबूत और अधिक सौंदर्यपूर्ण रूप से मन भावन फीलिंग का उत्पादन करने के लिए उन्हें पुरस्कृत किया। मतलब क्षेत्र भी बता दिया, श्रेणी भी बता दी, किस लिए पुरस्कृत किया गया, वो सारी बातें भी आपके सामने आ जाती है। इसके बाद बात करते हैं आगे हमारा प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5। तो देखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ जहाज का खिताब किस जहाज को दिया गया? अब ऐसी कौन सी जहाज है जिसे सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार दिया गया है भारतीय नेवी में? तो देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आप लोगों के प्रश्न 4 ऑप्शन में से कौन सा आना चाहिए? तो यहां से आपके सामने है INS सह्याद्री। INS सह्याद्री जो है अब उसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। समझ में आई बातें? लेकिन मैं आपको बताता हूं ये जो 4 ऑप्शन लिखे, चारों की चारों जो जहाज है
इन चारों को ही सम्मानित किया गया है। लेकिन इन चारों को, बाकी बची तीनों को कौन कौन सी श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है, तो चलिएगा बात करता हूं सबसे पहले मैं आपके सामने कि भारतीय नौसैनिक जहाज किसे, आईएनएस सह्याद्री को। दूसरी बात कि इस आईएनएस जो कामोर्टा है, देखिएगा ऑप्शन में लिखा हुआ है आईएनएस कामोर्टा जो है लिखा हुआ ऑप्शन में, आगे भी आपके आएगी तो मैं यहां से बता देता हूं कि आईएनएस सह्याद्री को तो इस सर्वश्रेष्ठ जहाज का दिया गया, आईएनएस कामोर्टा को कौन सा, मोस्ट स्प्रेडेड शिप का, ठीक है, स्प्रेडेड। उसके बाद में सर्वश्रेष्ठ कॉर्वेट ट्रॉफी जो है वो आईएनएस किल्टन और आईएनएस खुकरी को दिया गया है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि ये जो खिताब है ये फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2021 में प्रदान किए गए हैं। इतनी सी बात समझ में आई। तो चलिएगा, अभी हमारी जानकारी खत्म नहीं हुई, ये सारी जो है ये तो इंडियन नेवी के द्वारा दी गई है। इंडियन नेवी के अंतर्गत ये आती है जहाज, तो इंडियन नेवी के बारे में भी तो पढ़ेंगे थोड़ी बातें। क्या पढ़ेंगे बातें ये पढ़ेंगे कि इंडियन नेवी की जो मूल स्थापना थी 1612 में हुई थी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न जब आप जीएस पढ़ते हैं, जब आप मुगल से पहले या मुगल के आसपास का पढ़ते हैं, जब आप छत्रपति शिवाजी को पढ़ते हैं, जब आप मराठा साम्राज्य को पढ़ते हैं, तो उस समय एक प्रश्न आता है कि जो भारतीय नौसेना थी उस समय, प्राचीनतम रूप में लेके जा रहा हूं मैं आपको, कि जो भारतीय नौसेना थी इसके पिता किसे कहा जाता है, भारतीय नौसेना के जनक किसे कहे जाते हैं, तो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी को इसके जनक या पिता के रूप में जाना जाता है। अब एक बात समझिएगा, सबसे पहले भारत देश में जो नौसेना बनाने वाले थे वो कौन थे, छत्रपति शिवाजी थे। उसके बाद में 1947 में भारत आजाद हुआ और 1947 से 1950 के बीच, ये आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय नेवी जो है इसका जो आज हम बोलते हैं इंडियन नेवी, इसका नाम था रॉयल इंडियन नेवी नाम था, जिसका नाम परिवर्तित करके 26 जनवरी 1950 को इसका नाम परिवर्तित करके इंडियन नेवी रख दिया गया था। अब भारत देश का संविधान लागू हुआ और भारत देश का संविधान लागू होने के पश्चात इनको पुनर्गठित कर दिया गया था, जिसके बाद नौसेना दिवस जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। मुख्यालय नौसेना हो, वायुसेना हो या थल सेना हो, सबका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके बाद में अध्यक्ष कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह इसके अध्यक्ष का नाम आता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई है हमारे प्रश्न नंबर 5 से। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई जैसे ही हमारे प्रश्न नंबर 5 आते हैं उसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं, उसके बाद में हम पढ़ते हैं भैया आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न क्या है कि खेलो पंजाब एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी गई है, एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी गई है जिसका नाम क्या है, खेलो पंजाब। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये किसके द्वारा जारी करी गई है। अब आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है, जिसका आंसर जो है वो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताना है। समझ में आई बातें? चलिएगा, अब मैं बात करता हूं कल के प्रश्न की तरफ। कल क्या प्रश्न पूछा था कि कनाडा सर्वोच्च न्यायालय के लिए कौन मनोनीत किए गए, तो महमूद जमाल जो है वो आप लोगों का जिसका भी जवाब आया बिल्कुल सटीक आया है। तो महमूद जमाल जो है उनको अब कनाडा सर्वोच्च न्यायालय के लिए उन्हें मनोनीत किया गया है, चुना गया है। ठीक है, तो छठा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है कि शंघाई सहयोग संगठन जो SCO है, SCO जो है इस बैठक में भारत की ओर से कौन शामिल होंगे, भारत की ओर से कौन शामिल होंगे। देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से भारत की ओर से कौन शामिल होंगे, तो भारत की ओर से शामिल होंगे इसमें अजीत डोभाल जो है NSA है जो कि इसमें शामिल होंगे। बात करूंगा पहले मैं इससे पहले थोड़ी जानकारियां की कि अजीत डोभाल जो है वो 5वें NSA है। NSA मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वे वर्तमान में कौन है, 5वें नंबर की कौन है, अजीत डोभाल, जो कि 30 मई 2014 से इस पद पर हैं। और एक बात समझिएगा, ब्रजेश मिश्रा कौन है, वे पहले NSA हैं जिनका कार्यकाल 19 नवंबर 1998 से 22 मई 2004 तक चला था। इसके बाद में JN दीक्षित कौन से, दूसरे आते हैं, दूसरे नंबर के जो हैं NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो थे वो थे JN दीक्षित, जो कि 23 मई 2004 से 3 जनवरी 2005 तक रहे थे। उसके बाद में शिवशंकर मेनन जो कि चौथे मतलब कि जो अजीत डोभाल ने जिनका स्थान लिया था उनका नाम क्या था, शिवशंकर मेनन, जो कि
24 जनवरी 2010 से 26 मई 2014 तक इस पद पर रहे थे। तो समझ में आई बातें सारी? इतनी बात समझ में आई तो चलिएगा मेरे साथ बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मतलब कि NSA अजीत डोभाल। उसके बाद में इसका आयोजन कहां पर? दुशांबे में जून 2021 के तीसरे सप्ताह मतलब कि इसी सप्ताह में इसका आयोजन किया जाएगा। पाकिस्तान की ओर से कौन शामिल होंगे? तो पाकिस्तान के मोइन यूसुफ जो हैं वे भी पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार है। ये बात आपने समझनी पड़ेगी। इसके बाद समूह का अध्यक्ष कौन सा देश करेगा? ताजिकिस्तान करेगा, कि इस बार समूह का जो अध्यक्षता करेगा वो करेगा ताजिकिस्तान। और एक बात और, SCO के 8 सदस्य देश है। ये बात समझनी पड़ेगी कि जो ये SCO है इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8। कौन कौन से? तो भारत के सारे पड़ोसी देश कौन से? सबसे पहले बात करूंगा मैं रूस की। रूस पड़ोसी नहीं है लेकिन फिर भी भारत का समर्थक रहा है। दूसरा चीन, तीसरा भारत, चौथा पाकिस्तान, पांचवा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और 8वां नंबर पे आता है उज्बेकिस्तान। तो ये सारे के सारे 8 जो है वे SCO के शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के सारे सदस्य देश है। 8 देश है, ठीक है। अब मैंने कहा कि SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बताऊं स्थापना कब हुई थी? 2001 में। मुख्यालय कहां पे है? चीन में है। चीन में कहां? बीजिंग में है। आधिकारिक भाषा कौन सी है? पहली चाइनीज है, दूसरी कौन सी है? रूसी है। रूसी मतलब रशियन है। और इसके बाद सेक्रेटरी जनरल कौन है? व्लादिमीर नोरोव। ध्यान रखिएगा, रूस के है वो व्लादिमीर पुतिन, वो नहीं है, ये है व्लादिमीर नोरोव, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आएगी। समझ में आई बातें तो चलिएगा बात करता हूं मैं आपके सामने आगे प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 7 ये कहता है कि धीरे धीरे राज्य में 2 बच्चों के मानदंड को लागू करने की घोषणा जो है कौन से राज्य के द्वारा करी गई है? यानी कि अब बच्चे दो ही की जो पॉलिसी अपनाने वाला राज्य बनेगा धीरे धीरे। कौन सा राज्य बनेगा? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से देखिएगा असम राज्य जो है वो इसका सही आंसर होगा। मैं आपसे बताता हूं कि इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, कि वह धीरे धीरे का प्रयोग इसलिए किया गया है कि एकदम से 2 बच्चों की बातें सब जगह लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बहुत सी जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो डायरेक्टली बच्चों को मिलती है, डायरेक्टली उनके अभिभावकों को मिलती है, डायरेक्टली केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को मिलती है। तो एकदम से उनको सभी को नकारा नहीं जा सकता, सभी को ठुकराया नहीं जा सकता। इसलिए धीरे धीरे राज्य में 2 बच्चों के मानदंड को लागू करने की जो घोषणा है वो असम राज्य के द्वारा कर दी गई है। समझ में आई बातें? अब एक बात यहां से समझिएगा, असम का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर दिन आपको राज्यपाल बताता हूं लेकिन कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पढ़ने पड़ेंगे। सिक्किम का गठन कब हुआ था? 10 अप्रैल 1975 को। गोवा का गठन कब हुआ था? 30 मई 1987 को। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। तो ये हमने चारों राज्यों का गठन पढ़ लिया है। उसके बाद देखिएगा प्रश्न से जानकारियां तो अभी बताई नहीं है। प्रश्न की जानकारी ये आती है कि असम सरकार के द्वारा घोषणा करी गई जिसका पालन अभी से शुरू कर दिया गया। मतलब कि जो पंचायत चुनाव अगर आपको असम में लड़ना है तो इसके लिए 2 बच्चों का मानदंड पहले से ही लागू किया जा चुका है। मतलब अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हैं असम में तो वो पंचायती चुनाव नहीं लड़ सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करता हूं असम राज्य की, थोड़ी और बात देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं असम राज्य के लोक नृत्य कौन कौन से, तो सबसे पहले आता है बिहू, दूसरा बगुरम्बा आता है। तो दोनों के दोनों जो त्योहार है ये बसंत में आयोजित किए जाने वाले नृत्य है। इसके साथ साथ में भोर नृत्य, ओजापली नृत्य, ये सारे नृत्य जो हैं ये भी कहां के हैं? असम राज्य के लोक नृत्य हैं। तो समझ में आई होगी बातें? समझ में आई तो चलिएगा बात कर लेते हैं हम आगे बात क्या करेंगे प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि केविन ओब्रायन एक खिलाड़ी है, क्रिकेटर खिलाड़ी है जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल से यानी कि ODI वनडे इंटरनेशनल मैचों से रिटायरमेंट की, संन्यास की, सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। और मैंने जो पूछा है वो ये पूछा है कि वो कौन से देश के हैं। तो वे कौन से देश के हैं? वे हैं आयरलैंड के यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? आपका ऑप्शन यहां से C सही रहेगा। चलिएगा बात करते हैं श्रीलंका पहले ऑप्शन पे था। तो देखिएगा
तीन जो चार ऑप्शन है, इन चारों देशों के पहले पहले वनडे इंटरनेशनल मैच की बात कर लेता हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं आपके लिए कि पहला ओडीआई श्रीलंका ने कब खेला था, 7 जून 1975 को खेला था। किसके खिलाफ खेला था, तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। समझ में आई बात। दूसरी है ऑस्ट्रेलिया ने पहला वनडे इंटरनेशनल कब खेला था, 5 जनवरी 1971 को खेला था। 1971 में खेला था। किसके खिलाफ खेला था, इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। आगे बात करते हैं आयरलैंड का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच कब हुआ था, 13 जून 2006 में। किसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ। और न्यूजीलैंड का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 11 फरवरी 1973 को खेला गया, पाकिस्तान के साथ खिलाफ खेला गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। कई बार ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं केविन ओब्रायन के बारे में। के बात करेंगे आयरलैंड के बल्लेबाज हैं, पहली बात। अब दूसरी बात है कि अभी वो T20 और टेस्ट मैच जो हैं, वे T20 और टेस्ट मैच दोनों में खेलते रहेंगे। केवल और केवल वनडे इंटरनेशनल से उन्होंने संन्यास की घोषणा करी है। उसके बाद मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जो केविन ओब्रायन है, बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं थे, बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन वो एकदम से चर्चा में आ गए थे। 2011 का वर्ल्ड कप बात याद करिए, बात भारत देश में 2011 के विश्व कप की हुई थी। उस मैच में केविन ओब्रायन जो थे 5वें नंबर पर, चौथे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे आए थे, 5वें पे आए थे शायद, और उन्होंने मात्र 63 गेंदों में 113 रन बना दिए थे, जिस कारण से वो अचानक से चर्चा में आ गए थे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, उन्होंने पहला वनडे इंटरनेशनल मैच जो था वो 13 जून 2006 को खेला था। किसके खिलाफ खेला था, इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। उन्होंने एक दिवसीय मैचों में 3619 रन बनाए और 114 विकेट पे लिए। मतलब कि केवल बल्लेबाज नहीं, बल्कि हम ऐसा कहेंगे कि वे ऑलराउंडर थे। ठीक है, तो ये क्योंकि मध्यम क्रम में बल्लेबाजी करने के लिए आते थे, तो सिंपल सी बात है कि वे ओपनर नहीं थे, वे 5-6 नंबर पे आते थे, मतलब कि वो ऑलराउंडर की भूमिका निभाते थे। आइएगा बात करते हैं आगे प्रश्न क्या आता है आपके सामने। प्रश्न नंबर 9 आ जाता है कि प्रोजेक्ट वन वर्ल्ड वन एजुकेशन, प्रोजेक्ट वन वर्ल्ड, एक संसार एक विश्व और एक ही एजुकेशन, एक ही शिक्षा प्रणाली की घोषणा किसके द्वारा करी गई है। तो ये जो घोषणा है बताइएगा किसके द्वारा करी गई है। तो ये घोषणा जो है ये आपकी करी गई है विश्व संविधान और संसद संघ के द्वारा। विश्व संविधान और संसद संघ के द्वारा इसकी घोषणा करी गई है। इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ी जानकारियां और भी। देखिएगा क्या है कि विश्व संविधान और संसद संघ द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई। ठीक है, उसके बाद में पहला जो पायलट कार्यक्रम है जो 23 जून से शुरू होगा, अभी ये कार्यक्रम कल से शुरू होने वाला है, और ये दिन जो है ये संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में भी चिन्हित करता है। उसके बाद में इस कार्यक्रम में 6 वर्ष से अधिक बच्चों को, विश्व भर के बच्चों को लाभ मिलेगा। मतलब ये हुआ कि सिंपल सी बात है कि एजुकेशन देना है। एजुकेशन के लिए जो फर्स्ट क्लास में एडमिशन होता है वो आपका 6 वर्ष के बच्चे का होता है। मतलब कि 6 वर्ष के बाद के जितने भी पढ़ने वाले हैं, बाद में मतलब मुख्य रूप से जो एजुकेशन है फर्स्ट क्लास, छठी क्लास में होती है, वहां से आप 6 वर्ष में होती है, वहां से आपका ये हो जाता है शुरू। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं आगे। यहां से विश्व संविधान और संसद संघ के द्वारा घोषणा करी गई। तो ये क्या है, ये एक लोकतांत्रिक गैर सैन्य और संघीय विश्व सरकार है जो क्या करती है कि शांति की स्थापना करती है, साथ साथ में पर्यावरण समस्याओं को हल करने के लिए भी उत्तरदायित्व रखती है। ठीक है, उत्तरदायी होती है। स्थापना इसकी 1958 में करी गई थी। किसके द्वारा करी गई थी, तो प्रोफेसर फिलिप इसली और उनकी पत्नी जो थी उनका नाम था मार्गरेट इसली, इन दोनों के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। साथ साथ में उद्देश्य क्या है कि लोकतांत्रिक विश्व सरकार को बढ़ावा देना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे ये आ गया है। इसके बाद आपका आखिरी प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 10 जो है वो आपकी स्क्रीन पे आता है। क्या कहता है प्रश्न ये कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में नए मुख्य अभियोजक कौन बने, नए मुख्य अभियोजक कौन बने। तो देखिएगा यहां से आप देखिएगा ऑप्शन बी करीम खान जो है वे इसके अब मुख्य अभियोजक बने हैं, जिसके बारे में 4 ऑप्शन है, चारों के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखा इमरान अमीन सिद्दीकी जो कि इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक बने थे पिछले महीना। ठीक है, उसके बाद में नूरिन हसन जो कि फेडरल बैंक की पहली उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालक अधिकारी COO बनी थी।
मोहम्मद बजूम जो कि नाइजर के राष्ट्रपति बने थे 2 महीने पहले, जो कि 2021 की ये 3 नियुक्तियां जो है ये भी मैंने आपको 2021 की नियुक्तियां ही बताई है। चलिएगा बात करते हैं आगे बात क्या करेंगे। करीम खान को बनाया गया है, वे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून और मानवाधिकार कानून के विशेषज्ञ, मतलब कि मुख्य रूप से वो कानूनी सलाहकार हैं। उसके बाद में उन्होंने गाम्बिया के फतो बेंसोदा कहां के थे, गाम्बिया के थे, उनका स्थान लिया है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि भाई उनकी नियुक्ति तो कर ली करीम खान की, लेकिन किसके स्थान पर करी, कौन रिटायरमेंट करके किया, किसको पदोन्नत करके इनकी नियुक्ति करी है, तो फंतो बेसोंदा। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय की बात करें, 2 प्रश्न है कि 1 जुलाई 2002 से अस्तित्व में आया था, जिसके अध्यक्ष कौन है कि सोम सेंग ह्यूंग जो है वे इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो ये सारी बातें जो थी वो आपके सामने यहां से मैं ले आया हूं। उम्मीद है ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज है पसंद आ रही है आपको। पसंद अगर आपको आ रही है तो आप लोग सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दूसरा दोस्तों को जोड़िएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, और इसके पीडीएफ के लिए मैं आपको हर दिन बताता हूं, आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।